हेलो बच्चों, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अलावा एक और चीज़ पढ़ेंगे हम लोग कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या कई बार इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो वो ओम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, नीचे लिंक डाल देता हूँ। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V इज इक्वल टू कितना हो जाता है IR हो जाता है, और R बराबर कितना होता है V अपॉन I होता है, वेयर R इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अगर आपको डिफाइन करना है तो इट कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, सो इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, V अपॉन I है। बट रेजिस्टेंस है क्या चीज, ठीक है, डिफाइन कर दिया। ये रेजिस्टेंस करता क्या है कंडक्टर में, इसका होना अच्छा है या खराब है। ठीक है, तो दो चीजें हैं कि भाई कुछ चीजें गुड होती हैं, कुछ चीजें बैड होती हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, ये समझ लीजिए कि कंडक्टर को बैड बनाता है, यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही खराब कंडक्टर कहलाएगा आपके लिए मटेरियल का। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को दूसरे फॉर्म में डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वो चीज़ है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वो सब्सटेंस है जो क्या काम करता है कि जो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करने से क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी बाधा क्रिएट करता है, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये चाहता है कि जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा हो वो करंट फ्लो ना हो। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को दूसरे टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो अब देखो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड होगा। तो पहली चीज तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। SI यूनिट की अगर बात करें, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अदरवाइज यहां पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगी। ठीक, तो दो यूनिट हो सकती हैं, वोल्ट पर एम्पियर या ओम। तो 1 ओम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। ओके, सो SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम हो गया। लेकिन ये जो सारा फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा अभी एक चीज कि R बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है। तो ये जो R है इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट। लेकिन क्या ये वाकई में हर जगह कांस्टेंट होता है। देखो ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ जब पढ़ा तो हमने कहा V अपॉन I बराबर R, और ये R क्या है, कांस्टेंट था। भाई देखो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। बट ये जो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। ये कब कांस्टेंट होता है, किसी एक फिक्स्ड वैल्यू पर अगर आप देखें, किसी एक फिक्स्ड वैल्यू पर अगर आप बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके लिए करंट भी इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। यानी फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू और एट ए पर्टिकुलर और एट ए फिक्स्ड पॉइंट इस रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, बाकी ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो क्या होता है इस केस में, हमने कहा कि फर्दर ये किन चीजों पर डिपेंडेंट होगा, तो उसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हेडिंग मैंने डाल दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखो क्या हो रहा है कि एक मान लेता हूं मैं कंडक्टर ले लेता हूं कुछ ऐसे, क्या काम किया मैंने, एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, मैंने कहा कंडक्टर का लेंथ कितना है, L है, और इसका रेडियस कितना है, R है। ठीक है, तो रेडियस R हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A बराबर कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वायर लिया है मैंने। ठीक है, तो वायर क्या होता है, इस तरीके से होता है, सर्कुलर होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी एक पॉइंट को डिनोट करता है, मतलब A बराबर पाई R स्क्वायर हो गया, तो इसका एरिया कितना हो गया, पाई R स्क्वायर हो गया।
तो देखो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस मैंने कहा इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड इन द पाथ इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट किया तो जितना ज्यादा लेंथ होगा, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन कैसे आता है, यहां पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स होंगे, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इन सब पे टकराएगा, तो जितना ज्यादा इन सब पे ये टकराएगा उतना ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। लेकिन मान लीजिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हो, उनको मूव करना है, क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं। अगर मैं एरिया कम कर दूं, एरिया कम कर दूं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कॉम्पैक्ट हो गए, उनको मूव करने में दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं 20 लोग हैं, ठीक है, रोड पे, एक रोड पे कोई रोड है, उस रोड पे 20 लोग जा रहे हैं, तो उन 20 लोगों को जाने के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम कितनी हो जाएगी, जो एक दूसरे को वो डिस्टर्ब करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, वो उसके एरिया पर डिपेंड होगा। तो उसी रोड पर मैंने कहा पहले 20 लोग जा रहे थे, तो भाई उन लोगों के लिए प्रॉब्लम थी, हो सकता है एक दूसरे से वो लड़ रहे थे। अब मैंने क्या काम किया, मैंने दूसरा काम ये किया, उसी रोड का एरिया इंक्रीज कर दिया। तो अब देखो पहले इतने में 20 लोग थे मूव करने के लिए, अब उनको इतना एरिया मिल गया, तो जब एरिया ज्यादा मिल गया तो क्या वो आपस में टकराएंगे, अब नहीं टकराएंगे। यानी कि जितना ज्यादा एरिया मैंने इंक्रीज कर दिया है, रेजिस्टेंस क्या हो गया, उतना कम हो गया, उन सबके टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, उतनी कम हो गई। लेकिन वही काम मैं क्या करूं, इसको इतना पतला कर दूं, मैंने और पतला कर दिया, अब क्या हो गया, यानी कि वो पाथ और कम हो गया, तो उसी में 20 लोगों को जाना है, यानी अब क्या हो गया कि भाई रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, अब उन सबके आपस में टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई। तो बेसिक पर्पस जो था मेरा बताने का कि जो भी वायर है, जो भी वायर है, अगर उसका एरिया आप इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन कम होने का मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, तो एरिया जितना ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना ही कम, ऑब्स्ट्रक्शन उतना ही कम। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो दो कंडीशन मिल गई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी जितना ज्यादा दूर उनको जाना होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी टकराने की, ठीक है, उतना ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। दूसरी चीज कि जितना ज्यादा एरिया होगा ऑब्स्ट्रक्शन उतना कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। सो कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशन वी कैन से दैट R is directly proportional to L and inversely proportional to A। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो L हो जाएगा। वेयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस कहां पर कांस्टेंट था, किसी एक पॉइंट पर अगर आप देखते, सिर्फ किसी एक पॉइंट की अगर हम लोग बात करते तब V/I कांस्टेंट था। क्या था, V/I था। ग्राफ थोड़ा और सही से मैं बना के समझा देता हूं, देखो ये क्या था, अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर तो क्या मिल जाएगा, V/I। इस पॉइंट पर देखूं तो क्या मिल जाएगा, V/I। इस पॉइंट पर देखूं तो क्या मिल जाएगा, V/I। यानी कि किसी एक फिक्स्ड मटेरियल के लिए सिर्फ मैं V/I एक ही पॉइंट पर देख रहा हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है।
लेकिन मैंने क्या काम किया, मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया। ठीक, अब टाइम के करस्पॉन्डिंग मैंने देखना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे करंट फ्लो करता हुआ गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हमारे लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता गया, इंक्रीज होता हुआ चला गया। ठीक है, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट यहां से यहां फ्लो करता हुआ गया, इस पॉइंट पर आपको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस ज्यादा मिल गया। इसीलिए जब आप देखते हैं कि जब पावर सप्लाई दी जाती है तो पावर सप्लाई एक एंड पर ज्यादा दी जाती है, वायर के थ्रू आते दूसरे एंड पर आपको क्या मिल जाता है, कम मिलता है। तो वो लॉस कहां पर होता है, वो लॉस नहीं होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो यानी कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट आपको कितना मिल पाता है, कम मिल पाता है। ठीक, तो वो लॉस कैसे पता चलेगा आपको कम हुआ या ज्यादा हुआ, वो डिपेंड करेगा इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर। ठीक है, तो हमने कहा R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो L अपॉन A हो जाएगा। L पर तो डिपेंडेंट है ही, A पर डिपेंडेंट है ही, लेकिन जो सबसे मेजर फैक्टर है वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक, तो इतना पहले लिख लो, उसके बाद मैं मिटा देता हूं। तो मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, RA अपॉन L हो जाएगा। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमको कैसे पता चलेगा, मैंने कहा R जो है सबसे बड़ा फैक्टर हमारे लिए रेजिस्टेंस के लिए क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, यानी कंडक्टर कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा, सिल्वर है कि नहीं है, ठीक है, एल्युमिनियम है या फिर कॉपर है या फिर आपके लिए आयरन है, ठीक है, या गोल्ड है, क्या चीज है वो। तो देखो यहां पर जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसके लिए, फॉर फिक्स्ड मटेरियल। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिल्वर का होगा जो वो क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। वो जितना होगा किसी भी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो कम या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी मटेरियल के लिए। तो अगर आपने सिल्वर ले लिया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपके लिए जितना भी है हमेशा उतना ही रहेगा। अगर आपने क्या लिया गोल्ड ले लिया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके लिए जितना है हमेशा के लिए उतना ही रहेगा, इन द सेम वे। ठीक, अब बात करते हैं कि R बराबर रो L अपॉन A ये इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करता है। तो हमने कहा मान लेते हैं कोई एक वायर है जिसका लेंथ L है, ठीक है, एक फैक्टर मैं निकाल के दिखाऊंगा। मैंने कहा इनिशियली उसका रेडियस कितना था, R था। ठीक, तो मैंने कहा कि मान लिया सपोज ए वायर हैज लेंथ L, कितना है लेंथ L, and radius R. If diameter of the radius first क्या कर दिया गया, increased 2 times, increase 2 times and also decrease 2 times, then how it will affect
अफेक्ट द रेजिस्टेंस। सोल्यूशन यहां पर लिख रहा हूं, देखो यहां पर क्या हुआ, पहले तो रेजिस्टेंस R था, तो हम जानते हैं D इज इक्वल टू कितना होता है, R/2 होता है। तो अगर डायमीटर 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, डायमीटर 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, पहले D था, अब डायमीटर कितना कर दिया गया, D1 कर दिया गया। D1 किसके बराबर है, 2D के बराबर है, और D किसके बराबर है, R/2 के बराबर है। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, जो कि 2R/2 के हो जाएगा, यानी कि रेडियस कितना हो गया, R हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली कह सकते हैं हम लोग कि अब डायमीटर हमारे लिए कितना हो जाएगा, इसको छोड़ो मिटा दो, डायमीटर अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो रेडियस भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरीके से D2 क्या किया गया है, D/2 किया गया है, ठीक है। तो यहां पर डायमीटर जब हमने 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो रेडियस कितना हो गया, 2R हो गया, यहां पर रेडियस कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो मैं एक ग्राफ यहां पर बना देता हूं। ओके, तो देखो ये हो गया, ओके, तो ये हमारे लिए बन गया, ठीक है। तो देखा जाए तो मैंने कहा पहले वाले का रेडियस R था, दूसरे वाले का रेडियस कितना हो गया, R/2 हो गया, और तीसरे वाले का रेडियस यहां पर लिख देता हूं कितना हो गया, 2R हो गया। 3 कंडीशन है। मैंने कहा सबसे पहले जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, इसका लेंथ L है, तो सबसे पहले वाले का R बराबर कितना हो जाएगा, ρL/A हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन, इफ द डायमीटर इंक्रीज 2 टाइम्स, तो पहली कंडीशन इफ डायमीटर डबल, तो हमने कहा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल के लिए फिक्स होता है, L हो गया, डिवाइडेड बाई, अब देखो एरिया A बराबर कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया, πr1² हो गया। अब R1 किसके बराबर है, 2R के बराबर है, देयरफॉर ρL/π, R1 किसके बराबर है, 2R², यानी कि ρL/² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, πr²। ये वैल्यू देखो क्या हो गया कि R को डिनोट कर रहा है, तो R1 बराबर कितना मिल गया हमको, R/4 मिल गया। तो क्या हुआ कि जैसे मैंने डायमीटर इंक्रीज किया, वायर का थिकनेस मैंने इंक्रीज कर दिया, अगर मैंने थिकनेस 2 टाइम्स इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा थिक वायर होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन हो गई पहली कंडीशन, ठीक। अब इसको लिख लो, फिर दूसरा कंडीशन में लिखता हूं, मिटा देता हूं इसको। तो दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, क्या किया गया, इफ डायमीटर इज हाफ, ठीक है। तो डायमीटर को क्या किया गया, D2 बराबर कितना कर दिया गया, D/2 कर दिया गया, देयरफॉर R2 बराबर कितना हो गया, R/2 हो गया। तो हम लोग जानते हैं R बराबर कितना है, ρL/A, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, ρL/A बराबर कितना है, πr² है, तो क्या हो जाएगा, πr2² हो जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी है, R/2 है, देयरफॉर ρL/R/2 का स्क्वायर, देयरफॉर R2 बराबर हम लोगों को कितना मिल जाएगा, ρL/πr² डिवाइडेड बाई 4 को ऊपर ले जा सकते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। तो R2 बराबर कितना मिल जाएगा, अब इतने वैल्यू को देखो,
ये किसके बराबर है, आर के बराबर है, देयरफॉर R2 बराबर कितना हो गया, 4R हो गया। R2 बराबर कितना हो गया, 4R हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग वायर के डायमीटर को हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया R2 बराबर 4R। सो अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, लिख लो, मैं मिटा देता हूं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैन बी डिफाइन और इट कैन बी सेड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। सो द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तो मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, reciprocal of the resistance is called conductance, is called electrical conductance, electric conductance, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, इसको डिनोट जो करते हैं कैपिटल G से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया G बराबर कितना हो जाएगा, 1/R हो जाएगा। SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें तो 1/ओम हो जाएगा, यानी क्या कह सकते हैं, ओम इनवर्स कह सकते हैं। ठीक, सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो इतना ही अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिकल किसी भी मटेरियल का जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, उतना ही अच्छा कंडक्टर कहलाएगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही बैड कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो फिर हाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन, अब इसके बाद जो पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इतना लिख लीजिए, थैंक यू।